हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बर्मा बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन नंबर 81, यानी कि मैन वाइंडिंग। मैन वाइंडिंग एंड मैन राइडिंग, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। ये मैन वाइंडिंग एंड मैन राइडिंग, राइडिंग एंड वाइंडिंग दोनों अलग अलग टर्म्स है। मेन वाइंडिंग में क्या होता है, हालांकि दोनों का मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि दोनों का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपुल या फिर टूल्स। ठीक है, ये दोनों का जो उद्देश्य होता है, जो वर्क होता है, दोनों का वर्क है ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, यानी कि पीपुल को या फिर टूल्स या टेक्निक्स जो रहे मशीनरीज की, उन सभी को। बट मेन वाइंडिंग में क्या होता है कि मेन वाइंडिंग में जो इंजन रहती है वो वाइंडिंग इंजन रहती है, और उस पर रोप लगा हुआ रहता है, और केज के सहारे ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपुल एंड टूल्स को करते हैं। ठीक है। एंड मैन राइडिंग में क्या होता है, मैन राइडिंग ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट्स है, बट इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एज ए सेटल कार के जरिए होता है या फिर ट्रॉली के जरिए होता है। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो मैन वाइंडिंग पढ़ रहे हैं, जो कि मैन वाइंडिंग इंजन से या फिर आप ऐसे बोलिए वाइंडिंग इंजन का रोल रहता है मैन वाइंडिंग में, और यही वाइंडिंग इंजन लपेटता है रस्से को और ट्रॉली को केज के ऊपर नीचे करता है। ठीक है, मैंने डिफिनेशन भी लिखा है, आप नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। ये खुल भी नहीं रहा यार, खुल क्यों नहीं रहा, स्लिप कर रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत जल्द हमारे पास भी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड होगा। 1 मिनट, ये खुल नहीं रहा, मैं जरा हैंड वॉश करके आता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ। तो हम लोग कहाँ थे, मेन वाइंडिंग में। मेन वाइंडिंग में जो रोल्स रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स रहता है वो वाइंडिंग इंजन की रोल्स रहता है, जिसके तहत केज अटैच रहती है, केज लगी हुई रहती है, और उसी पे हम लोग अप एंड डाउन करते हैं बिटवीन टू सरफेस एंड बिलो द अर्थ। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं। कहता है मैन वाइंडिंग पहले होता है, क्या समझते हैं मैन वाइंडिंग। मैन वाइंडिंग डिफाइन एज द सिस्टम यूजिंग ए वाइंडिंग इंजन। मैंने बताया था जो वाइंडिंग इंजन की रोल्स होती है उसी के देखते हुए मैन वाइंडिंग कहा गया है। तो द सिस्टम ऑफ वाइंडिंग इंजन टू लोअर एंड राइज पीपुल फ्रॉम सरफेस टू अंडरग्राउंड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फ्रॉम सरफेस टू अंडरग्राउंड एंड वाइस वर्सा मतलब वाइस वर्सा मतलब इसके विपरीत ये। ठीक है, द सिस्टम using a winding engine to lower and rise people from surface to underground and vice versa are called main winding.
ठीक है, ये मेन वाइंडिंग। रेगुलेशन क्या कहता है मेन वाइंडिंग? मेन वाइंडिंग जो रेगुलेशन है वो बहुत बारीकी से और तरीके से लिखा गया है, जिसमें कि ज़्यादातर डाटा मेंटेन नहीं है, बट कुछ डाटा जो इम्पोर्टेंट है एंड पूरी जो प्रोसेस होती है मेन वाइंडिंग की, सेफ्टी से लेके कैसे आपको वर्किंग करना, ये कहानियाँ भरी गई है। तो डाटा में जैसे आप डाटा देखेंगे तो पिछले वीडियो में मैं बताया था कि सेफ्टी हुक, शेयर पिन्स, डिटैचिंग बेल प्लेट बोलिए, डी लिंक बोलिए, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है वो 1.8 मीटर की डिस्टेंस होती है। बट अगर इंजन रहे या गियर इंजन रहे, बट विदाउट इंजन रहे तो ये 3.6 मीटर की डिस्टेंस रहेगी, और इंजन रहे या गियर इंजन रहे तो ये 1.8 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगी। ये मैन वाइंडिंग की डाटा है। और भी बातें जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। पहला कि कहता है कि जो मैन वाइंडिंग जितने भी पार्ट्स और सर्विसिंग या फिर रिपेयर की काम होगी वो सभी को बॉन्ड पेज बुक में मेंटेन करना है, और इसमें सिग्नेचर रहेगा, जो सिग्नेचर रहेगा, किनका सिग्नेचर रहेगा? कंपिटेंट पर्सन का जो उसके ड्यूटी के लिए लगाया गया है, एंड मैनेजर सर का। ठीक, कंपिटेंट पर्सन एंड मैनेजर सर का बॉन्ड पेज बुक में एवरी सर्विसिंग, एवरी रिपेयर या रिप्लेसमेंट कुछ भी हो, बॉन्ड पेज बुक में मेंटेन करना है। ठीक, और एक बात कि जो पूरी मेन वाइंडिंग रहेगी या फिर वाइंडिंग इंजन रहेगी, इसकी पूरी डाटा ऐसे, अगर आप कोई बाइक लेते हैं तो आपको एक कैटलॉग बुक देता है कि बाइक कैसे रन करना है, क्या गियर है, क्या पोजीशन है, या फिर कोई आप कंप्यूटर डिवाइस या सपोज टीवी ही लेते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है एक बुक में कि आपको ऐसे कनेक्शन करना है, ऐसे ज्वाइन करना है। एज इट इज जितने भी सारे डिटेल्स होंगे मेन वाइंडिंग के, मेन जितने भी डिटेल्स रहेंगे वाइंडिंग इंजन के, उसमें से जो भी बुकलेट है और जो पार्ट्स है, ये सारे आपको एक नोटबुक या बीपी बुक में भी आप मेंटेन करेंगे कि कौन सी कंपनी की है, कब इस बनी हुई है, एक्सपायरी डेट कब है, रिपेयर कब होगा या फिर एग्जामिन कब होगा, इसको सर्विसिंग कब करनी है, ये सारे बुक में लिखी हुई रहती है। तो ये आपको मेंटेन करते हुए रखना है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट सिग्नेचर, बीपी बुक, रिप्लेसमेंट एंड सर्विस रिकॉर्डिंग खत्म। अब रहा सिंगल लिंक चेन अटैच टू द सेफ्टी हुक थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। ये डी लिंक हो गया या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट बोलिए। ठीक है, ये क्या कहता है एक पॉइंट कि जो सिंगल लिंक चेन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट से मेरा अटैच रहेगा। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट से मेरा अटैच रहेगा, ये पॉइंट कहता है विथ सेफ्टी हुक। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट है सेफ्टी चेन्स एंड डिटैचिंग हुक। ये खासकर लिखा गया है मेन वाइंडिंग में कि डिटैचिंग हुक और सेफ्टी प्लेट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स रहता है। अगर इन द केस मेरा ओवर वाइंडिंग होता है, इन द केस कि मेन वाइंडिंग इंजन में अगर ओवर वाइंडिंग होगी उसमें तो वैसे भी तो फ्लैंक्स रहता है, उसमें फ्लैंक्स मैंने बताया था कि फ्लैंक्स कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। मतलब अगर पाइपलाइन देखे होंगे, पाइपलाइन के ऐसे नट बोल्ट दूसरी पाइपलाइन को अटैच करने के लिए होती है, तो सेम इट इज यहाँ भी फ्लैंक्स लगाया होता है
तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है ओवर वाइंडिंग। इसको हम लोग फ्लैंक्स बोलते हैं, FLNGES फ्लैंक्स। ये ओवर वाइंडिंग होने से बचाता है। तो कहता है एक पॉइंट कि अगर किन्हीं केस में ओवर वाइंडिंग हो गई, या फिर इन द केस ऑफ ओवर वाइंडिंग, तो ये जो सेफ्टी सेफ्टी चेन है ना, ये हमें बहुत प्रिवेंट करता है। यानी कि सेफ्टी चेन नहीं, ये सेफ्टी हुक है, सेफ्टी हुक है और डिटेचिंग हुक है। ये बहुत हमें प्रिवेंट करता है। क्या करता है कि अगर इन द केस ओवर वाइंडिंग हुई, तो ये जो सेफ्टी हुक है, ये सेल पिन से टकरा के डिटेचिंग प्लेट से अलग हो जाती है, मतलब टूट के अलग हो जाती है, और केज को ऊपर में हैंगिंग कर लेती है, मतलब ऊपर में ही उसको टांग के रखती है, यानी कि शाफ्ट में गिरने से बचाती है। तो ये डिटेचिंग और सेफ्टी हुक बहुत मेजर पार्ट्स है मेन वाइंडिंग की। आगे हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे, जैसे कि मेन वाइंडिंग में एक ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस आता है। ये भी बहुत मेजर रोल है। ये क्या करता है कि ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस, ये इसका वर्किंग क्या है कि अगर मेन वाइंडिंग ओवर स्पीड होती है, तो वो स्पीड को कंट्रोल करके रखती है। उसकी डाटा 1.5 मीटर है। ऐसे करके हम लोग आगे की पॉइंट देखते हैं। फिलहाल मैं इसको रब करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस के बारे में। ये ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस करता क्या है कि एक तरह से ये इंडिकेट करता है कि आपकी स्पीड क्या है, और कंट्रोल भी करता है कि आपकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस की स्पीड रखी गई है, और ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले करता है। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे जो भी पॉइंट्स आएंगे। तो फिलहाल ये ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस की जो स्पीड रहेगी, वो स्पीड नॉट एग्जिट 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस का स्पीड। ठीक है, इसके बाद एग्जामिन 7 डेज। 7 डेज एग्जामिन करना है, लेकिन क्या करना है 7 डेज में एग्जामिन? एवरी 7 डेज में आपको एग्जामिन करना है ये कंट्रीब्यूएंस को, अप एंड डाउन करके या फिर अप डिसेंडिंग या अप एंड डाउन ही लिखिए। ठीक है, उसके बाद एक बात ये भी रखी गई है कि 3 मंथ्स में भी एग्जामिन करना है। और ये एग्जामिन क्या करना है कि आपका जो क्षमता है, स्पीड, जितनी स्पीड की आपकी क्षमता है, वो स्पीड में आकर आपको मशीन को अप एंड डाउन, मतलब केज को अप एंड डाउन करना है, यानी कि मशीन की स्पीड भी टेस्ट करनी है जितनी की क्षमता है। ठीक, इसके बाद जो मेन वाइंडिंग में जो सप्लाई दी जाएगी, वो सप्लाई हमेशा 2 अलग पावर सप्लाई रहेगी। जैसे कि हमारे पास लगभग 3-4 पावर सप्लाई है, पावर स्टेशन है। जैसे कि एक बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है, एंड चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। तो ये अलग अलग सप्लाई होनी चाहिए, 2 अलग अलग सप्लाई, एक बोकारो की होनी चाहिए और एक चंद्रपुरा की। इसके बावजूद भी हमारे पास तेनूघाट पावर स्टेशन भी है। इसके बावजूद भी हमारे पास प्राइवेट में श्री राम पावर स्टेशन है, जो कि रामगढ़ एरिया में है। तो इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट या फिर आप गवर्नमेंट की जो पावर सप्लाई है वो रख सकते हैं, लेकिन 2 अलग अलग सप्लाई। और कोशिश रहेगी हमेशा, एक पॉइंट ये भी कहता है कि जो भी मेन वाइंडिंग है, वो 2 में से एक हमेशा ऑन पोजीशन में रहे। मतलब जो 2 पावर सप्लाई इसलिए दी जाती है अलग अलग, ताकि
ये कभी दोनों फेल ना हो एक साथ। अगर एक पावर सप्लाई कट हो जाने से मेरा जो मेन वाइंडिंग है वो तो वर्किंग क्लोज, बट दूसरी पावर सप्लाई हमारी रहेगी ऑप्शन में, तो उससे हम लोग स्विच ऑफ कर स्विच ट्रांसफर करके हम लोग वाइंडिंग को फिर से रनिंग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ दो पावर सप्लाई रखी गई है। इसके बाद जो पॉइंट आएगी वो पॉइंट आएगी केज के बारे में, यानी कि डोली के बारे में। डोली के बारे में कुछ उतनी डाटा है नहीं। इसमें आप ये समझ लीजिए जो फ्लोर एरिया है, सॉरी जो एरिया है मेन वाइंडिंग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पे कितना एरिया निर्धारित की गई है। अगर कोई लिफ्ट है तो लिफ्ट में मैक्सिमम कितना व्यक्ति जा सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे मैनेजर ने डिसाइड करा है या सीआईएम में कि प्रत्येक 0.2 मीटर पर एरिया रहेगा, पर पर्सन एरिया रहेगा व्यक्ति का। यानी कि अगर इसकी इसकी साइज 0.8 मीटर है तो वहाँ पे 4 पर्सन ही जाएंगे। केज के बारे में यह एक पॉइंट हो गया। फिर एक रूफ, प्रोटेक्टिंग रूफ दूसरी पॉइंट हो गई। प्रोटेक्टिंग रूफ और केज का जो छत होता है उसकी डिस्टेंस 1.8 मीटर वो भी रह गई। और इसमें केज केज ओवर स्पीड ना हो, ठीक। और इसमें जो भी बातें हैं अब हम लोग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। हाँ, फेंसिंग भी अगर कहीं केज है तो लैंडिंग में और एंड सरफेस में वहाँ भी फेंसिंग की जाएगी, ठीक। तो चलिए अब रेगुलेशन चलते हैं। मीटर स्क्वायर 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं रेगुलेशन देखते हैं, ओके। तो कहता है मेन वाइंडिंग एंड एट एवरी शाफ्ट ऑफ yes at every shaft other than shaft in course being sunk where winding engine is used, purpose of lowering or rising person provision of the sub regulation 2 to 17 should be apply। मतलब 2 से 17 रेगुलेशन तक आपको अप्लाई करना है। जो भी पॉइंट रखी गई है 2 टू 17, ठीक। चलिए पहले देखते पॉइंट्स क्या रखी गई है। in respect of every parts of winding installation including pulley sheaves, cage chain, distribution plate and detaching hook and flying parts shall be recorded in bond page book। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जो भी उनके पार्ट्स होंगे या फिर मेन वाइंडिंग का जो भी इंजन के पार्ट्स होंगे वो आपको बैंड बीपी बुक में मेंटेन करके रखना है। उसकी क्या सर्विसिंग डेट है या फिर कब उसको रिपेयर करना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी की है, कब बनी हुई है, ये सब आपको रिपोर्ट और मेंटेन करते हुए रखना है। तो उसमें से जो भी मेंटेन करना है वो सबसे पहले यहाँ पॉइंट रखा गया है, पुली को मेंटेन करना है, ठीक। शिप्स को मेंटेन करना है, केज को मेंटेन करना है, चेन को भी मेंटेन करना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट को, डिटेचिंग हुक को भी मेंटेन करना है, ओके। इसके बाद नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ एंड ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरर, मतलब कंपनी का नाम भी मेंटेन करना है और कब कौन सा साल में बना है वो भी मेंटेन करना है। इसके बाद डायमेंशन क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है वो भी मेंटेन करना है। डेट ऑफ इंस्टॉलेशन भी मेंटेन करना है और अदर डिटेल्स जो कि नेसेसरीज है रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा जो बोला जाएगा वो भी आपको मेंटेन करना है। ये सब एक नोटबुक में कीजिए या बॉन्ड बुक में कीजिए, बशर्ते उसमें मैनेजर की साइन रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ मैनेजर रहेगा
एंड जो कॉम्पिटेंट पर्सन उसके लिए ऑथराइज किया गया है उसकी साइन रहेगा। ओके, ऑल एंट्री इन द बुक शॉल बी मेड एंड साइंड बाय द इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन शॉल बी कॉन्ट्रैक्ट बी साइन बाय द डेट। मैंने बताया था अभी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन रहेगा मैनेजर का और कॉम्पिटेंट पर्सन जो उसके लिए ऑथराइज है और इंजीनियर के भी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है व्हेन एवर एनी पार्ट्स ऑफ द रिप्लेस और रिपेयर्ड part of the articles is used in any binding installation, the fact such replacement or repair shall be recorded and book kept under the separate regulation too। मतलब कि जो भी पार्ट्स आपका रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट किया जाएगा और किस कारण भी रिप्लेसमेंट हुआ है ये भी आपको मेंटेन करके रखना है। ओके, उसके बाद पांचवा पॉइंट कहता है सिंगल लिंक चेन नॉट बी यूज्ड except for a short coupling chain attached to the cage or other means of conveyance, such single chain attached to the safety hook through the distribution plate। मतलब सिंगल चेन यूज नहीं की जा सकती है, बट अगर सिंगल चेन में सेफ्टी हुक्स लगा है थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेयर सेफ्टी चेन्स आर यूज्ड देयर लेंथ विल बी that if the king bolt breaks the hooks and cage or other means conveyance is slightly possible। सेफ्टी चेंज में जो किंग बोल्ट ब्रेक्स लगी हुई रहती है वो ऐसे अटैच रहेगी कि स्लाइटली हो सके या फिर पॉसिबल हो सके स्लाइटली की कन्वेंस ऑफ स्लाइटली एज ए पॉसिबल। उसके बाद छठा पॉइंट कहता है वेयर ड्रम्स और क्लच आर प्रोवाइडेड द फ्लोइंग शॉल बी हैव ए इफेक्ट नेमली। मतलब ड्रम्स या क्लच, ड्रम्स जिसमें वाइंडिंग रोप लिपटता हुआ रहता है और क्लच यानी कि बाइक जो आप क्लच देख रहे होंगे गियर विद इन गियर चेंज करने में आपको क्लच लेना पड़ता है, सेम इट इज यहाँ भी है। तो वैसे कंडीशन में जिसमें ड्रम और क्लच लगा हुआ रहेगा उसमें कुछ पॉइंट है वो उसको आपको फॉलो करना है। पहला पॉइंट कहता है द ऑपरेटिंग गियर क्लच ऑफ द ड्रम शॉल बी प्रोवाइडेड लॉकिंग गियर टू प्रिवेंट इनडिफरेंट विथड्रॉल ऑफ द क्लच। मतलब जो क्लच रहेगा वो आपका लॉकिंग क्लच रहेगा, यानी कि अगर आप सपोज दैट क्लच लेते हैं और आपको स्पीड 2 मीटर रखनी है तो आप उसको लॉक कर दीजिए ताकि वो स्पीड 2 मीटर ही रहे, कोई आप स्पीड आपका बढ़ा नहीं सके या फिर कोई स्पीड आपकी बढ़े नहीं। आप क्लच क्यों लेते हैं? बाइक अगर आप बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं तो क्लच क्यों लेते हैं? सॉरी, बाइक में क्लच छोड़ना होता है और कार में कुछ और रहता है क्लच का फंक्शन। तो सपोज दैट अगर हम बाइक ले रहे हैं तो बाइक में जो क्लच लगी रहती है उसको हम लोग छोड़ते क्यों हैं? ताकि हमारा स्पीड बढ़े। ठीक है, स्पीड बढ़े, स्पीड कंट्रोल कर सके उसके लिए ब्रेक होता है। तो यहाँ भी सेम इट इज क्लच है। अगर हमें 2 मीटर पर सेकेंड चलना है तो सिस्टम ऐसा रहेगा कि इस क्लच में लॉक लगा रहेगा। ठीक, इसमें लॉक ओके कर देंगे तो ये 2 मीटर ही स्पीड रहेगी, इससे आगे बढ़ नहीं पाएगी। सेम इट इज ये पॉइंट में कहा गया है। और जिस तरह आप अगर देखे होंगे क्लच तो क्लच एज ए बाइक वाली क्लच ऐसे दबाने या फिर पुशअप करने वाली नहीं रहती है, ये क्लच एज ए सॉफ्ट टाइप में रहती है। मतलब अगर किसान हैं तो किसान का जो हल रहता है ना, हल जिसमें हल में ऐसे रहता है तो सेम इट इज यहाँ भी ऐसे ही क्लच रहता है। ओके, सब कंपनी की अपनी अलग अलग डिजाइन रहती है। तो दूसरा पॉइंट कहता है to release the brake until the drum's clutch is fully engaged and securely locked। और उस समय हम लोग ब्रेक भी रिलीज कर सकते हैं जब सिक्योर लॉक रहेगा तो। ठीक, इसके बाद कहता है unless the cage or other means of conveyance attached to the drum resting the bottom of the shaft, the drum shall be not unclutched unless the winding engineman assured himself immediately before the
ब्रेक्स इज फुली अप्लाइड, मतलब जब मतलब जब केज हमारा बॉटम पे रहेगा तो उस समय क्लच आपको अप्लाई नहीं करना है, बल्कि उसमें आपको ब्रेक लगाना है और फुल्ली ब्रेक लगाना है। ओके, unless the cage or other means of convey attached to the drums is resting at the bottom of the shaft, the drum should not be unclutched unless the winding engine has saved himself immediately before the brake is fully applied। मतलब कहता है कि अगर केज हमारा रेस्ट में हो या बॉटम में हो, बॉटम में इट मीन्स क्या कि अगर आपने क्लच ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कंट्रोलर व्हील या फिर लॉक कर दिया क्लच को, ठीक है, ये चलते चलते आ रही है बॉटम पे, ठीक है, बॉटम पे क्लच ले रखा, लॉक भी रखा, तो आप अगर रेस्ट में है या बॉटम में है तो आपको क्लच तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि आपने ब्रेक ना लगा दिया हो। ठीक, आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेक लग गई है तभी आपको क्लच को अनक्लच करना है, यानी कि छोड़ना है। यही पॉइंट रखा गया है। इसके बाद 7 पॉइंट कहता है एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर देयर शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन द रोप एंड द केज ऑफ मींस कन्वेंस ऑफ डिटैचिंग हुक। डिटैचिंग हुक आपको वाइंडिंग इंजन में रखना है, बट फ्रिक्शन वाइंडर में नहीं रखना है। आप गियर इंजन वाइंडिंग में रख सकते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग इंजन वाइंडिंग में भी रख सकते हैं। ठीक, जस्ट 1 मिनट पानी पीना है। तो हम लोग कहाँ थे? पॉइंट डिटैचिंग हुक। हाँ, except in friction winder that shall be provided between the rope and the cage or other means of conveyance at a detaching hook। यानी कि जो फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के अदर जो वाइंडिंग रहेगी, जैसे गियर इंजन वाइंडिंग या फिर डायरेक्ट इंजन वाइंडिंग, उसमें आपका डिटैचिंग हुक होना है बिटवीन द रोप एंड केज। डिटैचिंग हुक, अब जो ये सेफ्टी हुक देख रहे हैं ना, तो इसको भी आप डिटैचिंग हुक बोला जा सकता है, यानी कि इसको आप डिटैचिंग हुक भी बोल सकते हैं, डिटैचिंग हुक। ओके, इसी में रहता है डिटैचिंग हुक। क्या करता है? ओवर वाइंडिंग से बचाता है। लेकिन ये पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है? ये पॉइंट कह रहा है कि जो फ्रिक्शन वाइंडर है उसको छोड़ के बाकी जितने भी वाइंडिंग इंजन या वाइंडिंग गियर इंजन रहे उस सब में डिटैचिंग हुक होना चाहिए। इसके बाद एट्थ पॉइंट कहता है द स्पेस बिटवीन डिटैचिंग हुक मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल फॉर अटैचिंग द रोप सेकल्स, the detaching bell or detaching plate, the cage of other means conveyance of normal position at the top of the shaft, not less than 1.8 meter, where a gear engine is used, not less than 3.6 meter direct acting engine is used। मतलब कहता है जो डिटैचिंग हुक और डिटैचिंग प्लेट की जो डिस्टेंस रहेगी, वो डिस्टेंस, ये हमारा डिटैचिंग प्लेट है, ठीक, और डिटैचिंग हुक प्लेट, डिटैचिंग प्लेट एंड डिटैचिंग हुक या सेफ्टी हुक की जो डिस्टेंस रहेगी, ये जो डिस्टेंस रहेगी ये 1.8 मीटर की डिस्टेंस होगी। लेकिन किस में डिस्टेंस होगी 1.8 मीटर की? Normal position at the top of the shaft shall be not a 1.8 where a gear engine is used। मतलब जब हमारा गियर इंजन यूज होगा, गियर इंजन
इंजन फॉर व्हाट, इंजन फॉर व्हाट, वाइंडिंग इंजन के बारे में बात चल रही है ना। तो जब भी हमारा गियर इंजन की यूज़ होगी, उस इंजन में जो डिटैचिंग प्लेट और सेफ्टी हुक का जो डिस्टेंस होगा वो 1.8 मीटर की होनी चाहिए। और ये 1.8 मीटर कब होनी चाहिए, जब हमारा शाफ्ट ऊपर रहे। यहाँ लिखा हुआ है एट ए नॉर्मल पोजीशन एट द टॉप। ओके, इसके बाद कहता है एंड नॉट लेस देन 3.6 मीटर वेयर डायरेक्ट एक्टिंग इंजन इज यूज्ड, और नॉट लेस देन 3.6 मीटर, 3.6 मीटर डिस्टेंस कहाँ पे, जब कैसे इंजन में, डायरेक्ट इंजन में। डायरेक्ट इंजन जो होगी वहाँ पे डिटैचिंग प्लेट और सेफ्टी हुक के बीच का डिस्टेंस 3.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, मैंने बताया था। उसके बाद 9th पॉइंट कहता है इन एवरी शाफ्ट द इंजन शॉल बी फिटेड विद ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर। स्पीड इंडिकेटर भी आपको देखना है और इसको रिकॉर्ड करके भी रखना है। एक मैंने बताया था ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन, वो पॉइंट 10th में रखी गई है। 10th पॉइंट कहता है इन एवरी शाफ्ट देयर शॉल बी प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग। Herein after called automatic contribution, which shall be prevent descending the cage from the linear pit of bottom permanent letting the speed exceeding 1.5 meter per second, as also control movement ascending and descending the prevent the result। तो ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन लगी होनी चाहिए, उसकी स्पीड रखी गई है 1.5 मीटर पर सेकेंड, और स्मूथली और बढ़िया तरीके से वो लैंडिंग करे या फिर लैंडिंग हो, परमानेंट लैंडिंग स्पीडिंग। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है द चीफ स्पीडर में भी बाय ऑर्डर इन रिटर्न इज स्पेसिफिक मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइंडिंग इन एनी शाफ्ट। कोई भी वाइंडिंग शाफ्ट का जो स्पीड रहेगी, यानी कि केज का जो स्पीड रहेगा, वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। अगर स्पीड हमारा 2 मीटर पर सेकेंड रखनी है तो चीफ इंस्पेक्टर ही 2 मीटर पर सेकेंड रखेंगे। ओके, जो अगर चीफ इंस्पेक्टर कहे कि नहीं 5 मीटर पर सेकेंड रखिए, तो इतना ही आपको स्पीड रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट टू एवरी ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन इन एंड एवरी ब्रेक्स शॉल बी इंजीनियर एंड अदर कॉम्पिटेटिव पर्सन। जो एग्जामिन या टेस्ट करेंगे ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन की, वो कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर इंजीनियर के द्वारा ही होगा। तो चलिए चलते हैं टेस्ट में क्या क्या करेंगे। टेस्ट टू एवरी टेस्ट वंस एटलीस्ट एवरी 7 days राइजिंग each cage of other means of contrivance and passes the control point above the topmost landing। pass the control point मतलब हर 7 दिन में ये केज को ऊपर उठाएंगे और कंट्रोल पॉइंट्स तक ले जाएंगे एवरी 7 days में और चेक करेंगे। Other means of conveyance in turn to pass last control point above the topmost landing। ओके, हर 7 दिन में ये लास्ट जो कंट्रोल पॉइंट पोजीशन रखी गई है उसके ऊपर ले जाएंगे और चेक, और जो भी है इस तरह करके वो एग्जामिन करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है once at least every month the attempting landing and descending or at excessive speed and for the purpose of test and setting of the automatic control maintenance regarding the landing। और जो 3 months में चेक करनी है, ये एक्सेसिव स्पीड में लाके चेक करनी है प्रत्येक 3 महीना में कि मेरा ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन काम कर रहा है कि नहीं। थर्ड पॉइंट है इसका, रिजल्ट ऑफ एवरी सच टेस्ट शॉल बी रिकॉर्डेड वन पेज बुक पर्पस टू दी डेटा सर्विंग पर्सन। जो एग्जामिन होगा या फिर जो भी आप इसमें टेस्ट किए हुए हैं उसको सारा आप नोट डाउन करेंगे ऐसे अपने बुक में, और उसमें साइन भी करेंगे। इसकी किसकी साइन रहेगी, कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर जो इंजीनियर ऑथराइज है वो। इसके बाद कहता है अनलेस द ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन इज इन फुल एंड फिक्स्ड एंगेज विद द वाइंडिंग इंजन it shall be fully engaged either automatically or by the winding engine man
Whenever the person on loading and rising, an automatic indicators of the has been done solely provided the position at the easily seen with the banksman. मतलब कहता है कि जब ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन फुल्ली एंगेज रहेगी या फिक्स्ड रहेगी वाइंडिंग इंजन में, तो ये ऑटोमेटिकली इंडिकेट करेगी कि जो स्पीड हमारा क्या है और कहाँ पे हमारा केज है। ठीक है, और ये डिस्प्ले कहाँ लगी रहती है? बैंक्समैन के पास और ऑन सेटर के पास। ठीक, द बैंक्समैन शॉल नॉट बी अलाउ टू एनी पर्सन इंटरेस्ट टू द कैच अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस अंटिल द इंडिकेटर्स ऑफ द ऑटोमेटिक कन्वेंस हैज बीन फुली इंगेज। और अगर ऑटोमेटिक कन्वेंस हमारा फुली इंगेज का संकेत देती है तो कोई भी पर्सन उसमें अलाउड नहीं करेगा बैंक मेंस जाने के लिए। सपोज डैट अगर लिफ्ट की कैपेसिटी 5% है, किसी भी लिफ्ट की, मैं एज ए केज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लिफ्ट की 5% कैपेसिटी है और छट्टा आ जाता तो ओवरलोड वहाँ का सिग्नल देता, तो ऐसे में खुद मानवता दिखाते हुए बंदा बाहर निकल जाता। तो सेम इट इज़ यहाँ भी है कि बैंक्समैन को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दी गई है कि ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूंस अगर हमारा संकेत करता है तो आपको अदर पर्सन को नेक्स्ट बार में, मतलब नेक्स्ट स्टेप ऑफ केज में ले जाना या ऊपर लाना होगा। एक मूवी आई थी काला पत्थर। ये एक मिनट, पानी पीना है। तो एक मूवी आई थी काला पत्थर, जो कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा या फिर और भी बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें। तो उसमें जो मैटर हुआ था वो मैटर ये हुआ था कि किसी कोई अंडरग्राउंड माइंस में बाउंड्री लाइन जो होती है वाटर लॉकेड एरिया, उसके बाउंड्री लाइन से जैसे हम लोग कोई भी वाटर लॉकेड एरिया 200 मीटर के विद इन दिखाते हैं ना, और 60 मीटर आ जाने के बाद वर्किंग स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसे वहाँ पे क्या सोचा होगा कि अभी 60 मीटर आने में बहुत टाइम है, चलो वर्किंग करते हैं। वर्किंग करते करते ये अंदर तक पिलर बनाते बनाते पहुँच गए। ठीक, जबकि यहाँ वाटर पूरी तरह पानी था। ठीक, तो वर्किंग करते करते अंदर तक पहुँच गए। वर्कर को ये बात नहीं पता था, लेकिन ओवरमैन ने सूचना दी थी कि हम लोग डेंजर पॉइंट में काम कर रहे हैं, यहाँ से काम स्टॉप की जाए। बट मैनेजमेंट का कहना था, मैनेजमेंट क्या, उस समय प्राइवेट माइंस चलती थी, किसी की भी जान चली जाए या फिर माल या जान की लॉस हो, उससे क्या मैटर करता है, उसको प्रोडक्शन चाहिए होता है, किसी भी कंपनी को प्रोडक्शन चाहिए होता है। उतना थोड़ी ना देखता है कि प्राइवेट जॉब में आपकी किस तरह काम करना है। तो मूवी में जो दिखाया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रियलिटी में तो उस समय में आया भी नहीं था ना। 5 मिनट वहाँ वेट करो, आ रहे। तो उसमें क्या हुआ था कि ब्लास्टिंग करते करते अंदर तक हो गई थी, और ऐसा एट ए टाइम पे आता कि ब्लास्ट हुआ और पूरी माइंस भर गई। बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो फंस गए थे तो उसको वहाँ रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू में जो वाइंडिंग इंजन थी या फिर जो केज था, उसमें कुछ जो मतलब एरिया जो फिक्स किया जाता है, पर्सन वहाँ को फिक्स किया गया था कि एक टाइम पे 4 ही बंदे या 5 बंदे ही अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो वैसे में वो फिक्स किया जाता है। ठीक है, और लास्ट टाइम जो केज जब उठाती है तो उस समय क्या होता था कि एक बंदा एक्स्ट्रा हो जाने के कारण केज में इंटर नहीं कर पा रहा था। तो
कहने का तात्पर्य यही है कि केज की जितनी कैपेसिटी है उतना ही लोड वो लेगी, अदरवाइज वो टूट जाएगी। तो यही था मेन वाइंडिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, in addition to automatic contrivance provided prevent overwinding, the shaft mark and indicator engine should be show the other means of conveyance distance not less than twice of the circumference of the complete of the winding. If the such case other means of conveyance contain the winding, engine should not as a least aforesaid raise the remaining at तो कहता है जो इंडिकेटर है, इन द एडिशन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड द प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, द पॉइंट शुड बी फिक्स्ड मार्क एट द इंडिकेटर। मतलब कहता है कि 11 पॉइंट कहता है कि जो भी ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन की जो इंडिकेटर है जिसमें आपको एज्यूम हो जाती है कि यहाँ तक आ जाने के बाद ये ओवर वाइंडिंग हो सकती है, तो वैसे जगह में आपको एज ए इंडिकेट कर देना या फिर एक पॉइंट दे देना कि इसके आगे जाएगा तो ओवर वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक, उसी में लिखा हुआ है द इंजन वे सच एज केज मीन्स ऑफ कन्वेंस एज ए डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन ट्विस ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ड्रम्स। और जो डिस्टेंस होगी वो ड्रम की दुगुनी से कम होनी चाहिए। ठीक है, from the completion of the wind, and if such cage or other means of conveyance contain the person winding shall be not as a soon point aforesaid it remaining distance as a speed exit 1.2 meter per second। कहता है it has reached the point aforesaid rise for the remaining distance of a speed 1.2 पर मीटर सेकेंड, आपको स्पीड ही रखना है। इसके बाद कहता है वेयर द ओनली मीन्स ऑफ एग्रेस apparatus वर्क बाय द स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी प्रिकॉशन शुड बी taken ensure the winding engine do not fail simultaneously, and particular in the case of electric winding engines capable being connected with the two separate इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन में आपको दो सप्लाई रखनी है, मैंने बात किया था, और दोनों सप्लाई की जो कंपनी होगी वो अलग अलग, यानी कि दोनों अलग अलग सप्लायर्स होनी चाहिए इलेक्ट्रिक सप्लायर्स। ये ऐसा इसलिए कि अगर इन द केस पहला सप्लायर अगर में भी सप्लाई कट हो जाता है, जैसे लोकल लैंग्वेज में हम लोग लाइन कट जाना कहते हैं या बिजली चली जाना, तो दूसरी हमारा रहेगी। तो ऐसे केस में दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, तो दूसरे से हम लोग रन कर सकते हैं। बट आपको नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो माइंस रहती है या फिर जो गवर्नमेंट की कंपनियां रहती है जिससे एक दूसरे से अटैच रहती है, अगर इन द केस बिजली काटनी भी होती है तो वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई अब हम लोग बिजली काट रहे हैं, आप अपना देख लो, या फिर अदर जो कंपनी है वहाँ से बिजली सप्लाई को कनेक्शन कर दो। ऐसा प्राइवेट में भी होता है। हमारी सामने एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में जो कनेक्शन लिया गया है वो डीवीसी कनेक्शन लिया गया है एक कनेक्शन, एंड दूसरा कनेक्शन गवर्नमेंट कनेक्शन जो JBNL की होती है। ठीक, डीवीसी वाली प्राइवेट कंपनी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, और दामोदर नदी से ही ये परियोजना बनाई गई है जिसमें कि बिजली और डीवीसी की प्लांट भी चलती है, प्लस कोयल भी चलती है। तो ऐसे में वो बंदा तो एज ए प्राइवेट डीवीसी से लिया हुआ है, तो डीवीसी वाले क्या करते हैं, जब भी बिजली काटनी होती है तो ये पहले इन्फॉर्म कर देते हैं 15-20 मिनट कि भाई साहब आपकी बिजली कटेगी, तो आप अपना देख लो, मशीनरीज ऑफ कर लो, या दूसरी कनेक्शन है तो दूसरी कनेक्शन ले लो। ऐसा सिर्फ इंडस्ट्रियल हब में होता है और स्पेशल लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है,
इसके बाद कहता है 13 पॉइंट, अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट चीफ इंस्पेक्टर बाय द ऑर्डर रिटन इन प्रोविजन सब रेगुलेशन टूल्स विल बी डिमांडेड टू कंप्लाई विद द इमरजेंसी वेयर द गियर इज मेंटेन व्हेन जो रेगुलेशन 12 में बात की गई है वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अब जो भी परमिशन या चेंजिंग करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद कहता है एवरी, अब आ जाते हैं केज के बारे में तो कहता है कि एवरी केज अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस शैल बी पर्सन विद डेट विथ सोल बी, जो केज के बारे में बातें लिखी गई है उसके बारे में हम लोग अब आते हैं। कवर विथ कम्प्लीटली एट द टॉप, यानी कि जो टॉप है वो कवर होनी चाहिए। और सेकेंड पॉइंट कहता है क्लोज इन द टू साइड एंड मैनर सफिशिएंट प्रिवेंट पर्सन थिंग्स प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड दी, दोनों साइड ये केज है तो दोनों साइड भी आपका क्लोज होना चाहिए। इसके बाद कहता है थर्ड पॉइंट प्रोवाइडेड द रिजिड हैंड बार फिक्स्ड इन अ पोजीशन वेयर इट कैन बी रीचेड इन द पर्सन और बी अदर मींस, हैंड बार्स लगी होनी चाहिए केज में। जो आप एमईएमओ ट्रेन्स देखे होंगे तो आप एमईएमओ ट्रेन्स जो धनबाद से आसनसोल चलती है उसमें हैंड रेल्स लगी रहती है, तो यहाँ भी हैंड बार लगाना फिक्स्ड है। इसके बाद प्रोवाइडेड सुटेबल गेट्स एंड रिजिड फेंस गैप बिटवीन द फ्लोर ऑफ केज अदर मीन्स ऑफ द कन्वेंस गेट ऑफ द फेंस डज नॉट 15 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ठीक है। मतलब कहता है प्रोवाइडेड विथ सुटेबल गेट्स और रिजिड फेंस सच दैट गैप बिटवीन फ्लोर है ऑफ केज other means of conveyance and the lower part of the gate or fence does not exceed 15 centimeter and the between two members gate or fence, मतलब कहता है जो फ्लोर है केज का जो फ्लोर है, ये जो फ्लोर यहाँ से जो पहला जो फेंसिंग होगी वो 15 सेंटीमीटर की होगी, इसके बाद जो दूसरी फेंसिंग होगी वो 25 सेंटीमीटर के बीच में आप फेंसिंग रख सकते हैं। फेंसिंग मतलब क्या, अरे फेंसिंग मतलब बैरियर बोलिए लोकल लैंग्वेज में, या फिर तार की फेंसिंग की जाती है ताकि कोई भी उसमें फंसे नहीं या फिर मतलब बाहर नहीं गिरे। काफ़ी गर्मी भी लग रही है, लाइट भी चली गई है तो मैं थोड़ी बहुत फास्टिंग मतलब जल्दी में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद कहता है द फ्लोर ऑफ एवरी केज और अदर मींस ऑफ कन्वेंस शैल बी स्ट्रांगली कंस्ट्रक्टेड सो बी मेंटेन प्रिवेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन राइडिंग ऑफ द केज और अदर मींस कम प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द, और जो फ्लोर ऑफ द केज रहेगी वो कंस्ट्रक्शन जो रहेगी वो सिक्योरली रहेगी, ऐसा ये पॉइंट कहता है। और मेंटेन करके रखना है एवरी बॉडी पार्ट्स को। 15 पॉइंट कहता है नॉट मोर देन सच नंबर्स ऑफ पर्सन शैल बी ऑथराइज्ड बाय द मैनेजर शैल बी अलाउड ऑफ द राइड केज ऑफ द डेक ऑफ ए केज अदर मींस ऑफ कन्वेंस प्रोवाइडिंग द अप्रोक्सीमेटली 0.20 स्क्वायर मीटर पर सेकंड पर ऑफ द फ्लोर एरिया पर पर्सन। वही जो बात मैंने बताई थी कि पर केज में आपका जो एरिया रहेगा प्रति व्यक्ति कितनी रखी गई है, 0.2 मीटर पर स्क्वायर पर पर्सन रहेगा। ये एरिया है कितना केज का, यानी कि लिफ्ट का जो एरिया है वो पर पर्सन इतना रहेगा कि जो एक पर्सन 0.2 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपको लोड देना है। 16 पॉइंट करता है नो पर्सन शैल बी असेंडिंग और डिसेंडिंग शाफ्ट विद द बल्कि मटेरियल अदर टूल्स विद द एंगेज ऑफ द रिपेयरिंग एंड रिटर्न, कोई भी भारी सामान या बल्कि सामान लेके शाफ्ट में अप एंड डाउन नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ द मैनेजर, ठीक है। मैनेजर भी वैसा ही परमिशन देगा जो कि जरूरत हो, यानी कि मेंटेनेंस के टाइम पे अगर सपोज डैट कोई सामान ले जाना हो या टूल्स ले जाना हो तो वैसे ही परमिशन में आपको मिलेगा। एक्सेप्ट प्रोवाइडेड नो पर्सन शैल बी केज मटेरियल बीइंग बी राइज्ड, और इसके अलावा कोई भी विदाउट परमिशन को मैनेजर के कोई भी अलावा आपको केज में राइड नहीं करना या अप एंड डाउन नहीं करना। 17 पॉइंट है द चीफ इंस्पेक्टर में बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज पर रिलैक्स requirement of regulation circumstances mind part of the compliance of the requirement reasonable multitext, और अगर कुछ
चीफ इंस्पेक्टर को डाउट लगे पूरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग में, तो वो अपनी बातें रख सकता है और उस पर अमल करनी होगी आपको। और ये हमारा रेगुलेशन नंबर 81 कंप्लीट। काफ़ी लंबा रेगुलेशन है, लाइट भी कटी हुई, तो आज के लिए इतना काफ़ी। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रेगुलेशन 82। थैंक यू।